नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल मनप्स टेल्स हब में। दोस्तों, नई कहानी है, इसे शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अनवांटेड मैरिज। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। डॉक्टर, आप जल्दी से घर आइए। देखिए आकर दादी माँ को क्या हो रहा है। प्लीज जल्दी आइए। उधर से आवाज आती है, मिस्टर राघव, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही पल में पहुंचने वाला हूँ। एक गाड़ी तेजी से आकर लोहे के बड़े से गेट के सामने आकर रुकती है। लोहे के गेट के अंदर एक सुंदर सा बंगला होता है। बाहर बहुत बड़ा सुंदर सा गार्डन होता है। वहीं दूसरी साइड एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है। अंदर एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर ही एक शानदार कालीन बिछी है। ऊपर की ओर एक बड़ा सा झूमर लगा है जो घर की शोभा बढ़ाए हुए है। दरवाजे पर ही नौकरों की फौज खड़ी है। उनमें से एक नौकर कमल आगे बढ़कर, आइए डॉक्टर साहब, उनका बैग अपने हाथ में लेता है। मैं आपको बड़ी मालकिन के कमरे में ले चलता हूँ। डॉक्टर, देखिए दादी माँ को क्या हुआ है। रिलैक्स मिस्टर कश्यप, आपको अपनी दादी का पूरा ख्याल रखना है। मैं पूरा ख्याल रखता हूँ, फिर नौकरों की पूरी फौज दादी की सेवा के लिए है। वैसे तो मुझे कोई कहने का हक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के जमाने से तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ। इन्हें नौकरों की नहीं, किसी अपने खास की जरूरत है। मतलब, आप शादी क्यों नहीं कर लेते मिस्टर कश्यप? क्या? हाँ, इससे आपकी दादी माँ की तबीयत में भी सुधार आ सकता है और उन्हें बहू आने की खुशी में शायद जल्दी रिकवरी कर ले। डॉक्टर अंकल, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लड़की जात से ही नफरत है, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी है। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक परिवार के सदस्य के जैसे सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का बहुत करीबी दोस्त भी था। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ अंकल, दोबारा धोखा खाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। बेटा, कुछ तो अपनी दादी माँ का ख्याल करो, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है जीने के लिए। राघव कश्यप चौंकते हुए, क्या बकवास कर रहे हैं अंकल आप? मेरी दादी माँ को कुछ नहीं होगा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बेटा, दादी माँ को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। कभी भी वो तुम्हें छोड़कर जा सकती हैं। राघव पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को हायर कर लेता तो दादी माँ को ठीक होना ही पड़ता। सावित्री जी ने मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं चलता हूँ। दवाई मैंने दे दी है, इंजेक्शन भी लगा दिया है। कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। राघव दादी माँ के कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और उन्हें एकटक निहारने लगता है। वो अपने अतीत में खो जाता है कि कैसे उसकी दादी माँ ने उसे पाला है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन में कैसे दादी माँ उसके पीछे खाना लेकर दौड़ती थी, कैसे उन्होंने जमाने की बुरी नज़र से बचा के रखा था, कैसे दुख झेले थे उसके भरण पोषण के वक्त। जवान बेटे बहू के जाने के बाद जीने की आस खत्म हो गई थी, लेकिन उन्हें जीना पड़ा था अपने पोते के लिए, राघव के लिए। बिजनेस भी संभाला, पोते को भी इस लायक बनाया कि आज वो शहर का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है। राघव बाबा, राघव बाबा, आपके लिए खाने को कुछ ले आऊं? कमल पूछता है। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया और आकर दादी माँ की सेवा में लग गए। अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर दादी माँ का ख्याल कौन रखेगा? राघव कमल पर चिल्लाते हुए, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना है। कमल चुपचाप मुंह लटकाए कमरे से बाहर आ जाता है। राघव को बाद में बहुत बुरा लगता है। वो कमल के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। काका, मुझे माफ कर दो, मैं दादी माँ को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए आपसे ऐसे बात की। कमल कश्यप मेंसन का सबसे पुराना और वफादार नौकर है। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास है। बचपन से ही राघव की देखभाल में दादी माँ का हाथ बटाया है। कोई बात नहीं राघव बाबा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मालकिन की बहुत चिंता है, पर आप हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे हैं, इसलिए खाने पीने की चिंता लगी रहती है। रेखा बाहर दौड़ती हुई आती है।
घर की देखभाल करती है और दादी माँ का भी ख्याल रखती है। राघव बाबा, वो दादी माँ। राघव डरते हुए, क्या हुआ? दादी माँ को दादी माँ को उन्हें होश आ गया है। राघव दौड़ता हुआ दादी माँ के कमरे में जाता है और उनके गले लगकर बच्चों की भांति रोने लगता है। क्या हुआ बेटा? ऐसे बच्चों के जैसे क्यों रो रहा है? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है इस दुनिया से। राघव अपनी दादी माँ को डांटते हुए, बहुत ज्यादा बोलती हैं आप। ऐसे कोई बोलता है अपने पोते के सामने? कभी सोचा है आपने आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? आप चिंता मत करो दादी माँ, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। अगर विदेश में भी जाना पड़ा तो वहां भी चलूंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दवाइयों के सहारे ये हड्डियों का ढांचा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो टूट कर बिखरेगा ही। दादी माँ, पापा की तो मुझे शक्ल भी याद नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया हो। मेरे माँ पापा सब आप ही हो। जो आया है उसे जाना तो है ही ना बेटा। तूने कभी सोचा है कि तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? तू अपना किसी चीज में ख्याल नहीं रखता है। क्या कमी है इस घर में? धन है, दौलत है, इज्जत शोहरत सब कुछ है, फिर भी ये घर सूना है। मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है कि कल को मैं ना रहूं तो तेरा क्या होगा। सोचा है कभी? आपको क्या चाहिए दादी माँ, मैं आपको ला कर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे इस लायक बनाया है। पक्का ला कर देगा? मेरे लिए एक बहू और अपने लिए एक पत्नी ले आ। ऐसा नहीं हो सकता। ये बात तो आप भी जानती हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे लड़कियों, औरत जात से नफरत है, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता। फिर तो तुझे मुझसे भी नफरत होगी, क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ। घर में काम कर रही नौकरानियां, इनसे भी नफरत होगी। दादी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी जिंदगी हो। रही बात घर में काम करने वाली लड़कियों की, उनसे मुझे नफरत क्यों होगी? वो गरीब है, पैसे की जरूरत थी तभी तो वो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। मुझे उनसे नफरत क्यों होगी भला? अभी तूने ही तो बोला। दादी, वो मैं चलो छोड़ो, छोड़ दिया। पर मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू मेरे लिए बहू नहीं लेकर आया तो मैं दवाइयों को लेना भी बंद कर दूंगी और खाने की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। जहाँ 6 महीने जीना होगा वहीं 6 दिन में चली जाऊंगी। दादी माँ की बात सुनकर राघव तहस में आकर कमरे से बाहर चला जाता है। कमल काका, कमल काका, कहाँ हैं आप? आया मालिक। जी मालिक, बोलिए। दादी माँ की दवाइयों की और खाने पीने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगर उन्होंने नहीं खाया पिया तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव निकल जाना। मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने आपको इन हाथों से पाला है। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मुझे कौन काम देगा इस उम्र में? वो सब मैं नहीं जानता हूँ। जितना कहा है उतना सुनो। मालिक, आप बड़ी मालकिन की बात क्यों नहीं मान लेते? फिर उनके जीवन का भरोसा ही क्या है? राघव बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए, आप इस घर के नौकर हैं। मालिक जैसे ऑर्डर देने की कोशिश ना करें। माफ करना मालिक, आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। राघव वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कमल काका बड़बड़ाते हुए, इन बड़े लोगों के चक्कर में हमेशा हम छोटे लोगों को ही पिसना पड़ता है। एक को दवाई खानी नहीं है और दूसरे को खिलाने की जिद है, वो भी दूसरों के हाथ। दादी माँ, आप अपनी दवाई ले लीजिए, तभी तो आप ठीक हो पाएंगी। फिर जिद कर लेना शादी ब्याह की, रेखा कहती है। दादी माँ इमोशनल होते हुए, तुझे क्या लगता है मैं जीना नहीं चाहती हूँ? मैं भी जीना चाहती हूँ। अपने पर पोते पोती के साथ खेलना चाहती हूँ। अगर कल को मैं ना रहूँ तो कोई तो होना चाहिए ना उसकी देखभाल के लिए। अगर खाना ना खाए तो कोई उसे जिद से खिलाए। अगर देर रात तक जाग कर काम करे तो कोई उसे डांट कर सुलाए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी लड़की मेरे पोते की ज़िंदगी में आए कि उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन वो नालायक है कि जिद पकड़ कर बैठा है कि शादी ही नहीं करनी है उसे। दादी माँ, आप उनको ये क्यों नहीं बताती कि आप उनकी दादी माँ हैं? कैसे? देखिए दादी माँ, मर्द कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जिसे वो चाहता है उसको तकलीफ में देखकर हमेशा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए
आप बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तू मुझे मेरे पोते के खिलाफ़ भड़का रही है? नहीं दादी माँ, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपके एक बार नाटक करने से क्या पता आपको आपकी बहू मिल जाए और आपके पोते को पत्नी। हुँ, वैसे बात तो तेरी सही है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अगली सुबह रेखा हड़बड़ी में राघव के कमरे के दरवाजे को पीटती हुई, भैया मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, क्या काम है जो तुम्हें कमरे में आना पड़ा? उसकी ओर देखे बगैर ही कहता है। भैया आप तैयार हो रहे हैं? हाँ, सिर्फ यही पूछने आई थी या कोई और काम था? वो दादी माँ, राघव रेखा के कंधों को पकड़ते हुए, क्या हुआ दादी माँ को? उन्होंने कल से कुछ खाया नहीं, ना ही पिया है और ना ही दवाई ली है। राघव रेखा पर जोर से चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? आवाज इतनी तेज थी कि घर के सारे नौकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ मालिक? आप इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? कमल काका कहते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि दादी माँ का ख्याल रखना है। आप में से किसी से भी वो भी नहीं हुआ। हर महीने पैसे किस बात के देता हूं मैं तुम्हें? वो सभी नौकरों को इस एक साथ डांट रहा था। छोटे मालिक, बड़ी मालकिन नहीं मान रही है तो आप मान जाइए। तुम सब काम करे अपना। दादी माँ के लिए फटाफट से नाश्ता तैयार करो। उनकी दवाइयों को लेकर कमरे में आओ। राघव दादी माँ के कमरे में जाता है। पीछे से नौकरों की पूरी मंडली पहुंच जाती है। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, चल जा यहाँ से। दादी माँ, आपने कैसे बच्चों जैसी जिद पकड़ ली है? हाँ तो तू बड़ा बनकर वो जिद पूरी क्यों नहीं कर देता? कहती हुई जोर से खांसने लग जाती है। राघव हड़बड़ी में दादी माँ की पीठ को सहलाते हुए, कितनी बार कहा है ख्याल रखो अपना, पर आपको तो फिक्र ही नहीं है अपनी। तुझे है फिक्र? आप क्या चाहती हो? मेरे जीते जी अपनी गृहस्थी बसा ले, तभी मैं अपना ख्याल रखूंगी। कहती हुई फिर से खांसने लगती है। आपको इस घर में बहू चाहिए? हाँ, उसके बाद से ही ये अनशन टूटेगा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दादी माँ खुश होते हुए, जुग जुग जियो मेरे लाल। तूने तो इस बुढ़िया में जवानी भर दी, तो फिर मैं आपके लिए लड़का देखने की तैयारी करूं? मतलब? आपने ही तो कहा कि बुढ़िया में जवानी भर दी। धत, अपनी दादी माँ को छेड़ रहा है। लेकिन मेरी एक शर्त है। एक बार फिर दादी माँ की रंगत उड़ती हुई, क्या शर्त है? सबसे पहले आपको नाश्ता करना होगा और फिर दवाइयाँ लेनी होगी। रेखा तपाक से बोलती हुई, दादी माँ नाश्ता कर चुकी हैं। सभी लोग गुस्से से रेखा की ओर देखते हैं। दादी राघव से नजरें चुराने लगती है। एक शरारती बच्चे के जैसे बहुत बदमाश हो गई हो दादी माँ। वो सब छोड़, अपनी बात पर अटल रहना ही एक मर्द की निशानी है। ईमानदारी मैंने आपसे ही सीखी है। आप चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखना। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। दादी माँ, मेरे लिए ना सही, इन सब के लिए जो आपकी खुशी के लिए हाँ में हाँ मिलाकर आपके लिए झूठ भी बोलते हैं। राघव गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस निकल जाता है। उसका पूरा दिन उलझन में ही जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। उसी उलझन के साथ वो ऑफिस से जल्दी निकल जाता है। शॉर्टकट रास्ते से अपने घर की ओर निकलता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उस रास्ते पर राघव को कुछ अजीब सा नजर आता है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपका एक एक पैसा चूकता कर दूंगी। उसके बाद भी कुछ गुंडे उस लड़की को लगातार परेशान किए जा रहे थे। उनमें से एक गुंडा उस लड़की पर ऊपर से नीचे तक सरसरी निगाह डालते वक्त, पैसा तो हम वसूल कर ही लेंगे रानी, कहकर सभी गुंडे उस लड़की को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डालने लगते हैं। वो बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, लेकिन नाकामयाब रहती है। राघव को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि एक लड़की की मदद ना कर सकूं। फिर मुझे दादी माँ ने कमजोर का सहारा बनना सिखाया है, ना कि किसी का तमाशा बनता देख मजे लेना। अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं भी हो सकता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपकी एक एक पाई निपटा दूंगी।
उन गुंडों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, फिर भी उन्हें रहम नहीं आता। राघव फटाफट गाड़ी से उतरकर उन लोगों की ओर बढ़ जाता है। कौन हो तुम लोग? हम लोग जो भी हों, तू अपना रास्ता पकड़। उनमें से एक, अरे ये तो कश्यप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है। ओ बाबू, निकल यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। हमें इस लड़की से वसूली करनी है, इसलिए इस काम में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम जैसे बड़े लोगों को। लड़की को छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। ए, ज्यादा सियान पट्टी नहीं, चल निकल यहाँ से। बंदूक दिखाकर वो उससे कहता है। राघव एक मुस्कुराहट के साथ अपनी पैंट में लगी पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग करते हुए, ये कोई खिलौना नहीं है, अगली गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। ये बात सुनते ही वो गुंडे वहां से भाग निकलते हैं और लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। राघव वापस अपनी गाड़ी की ओर मुड़ता है, तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आती है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। राघव पीछे मुड़कर देखता है और लगभग उस लड़की पर चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है जो इस सुनसान रास्ते में भटक रही हो? अगर वो लोग तुम्हें मार डालते तो? वो लड़की कुछ न बोलकर अपनी नजरों को इधर उधर घुमाने लगी। अब क्या हुआ है? अगर वो लोग मुझे मार डालते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्हें मुझसे पैसे वसूलने हैं। मतलब? कैसे पैसे वसूलने हैं? मेरा सौदा करके मुझे बेचना चाहते हैं, इसलिए ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आए थे, क्योंकि मुझे उनकी मोटी रकम लौटानी थी जो मैं नहीं लौटा सकी। कहती हुई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव को धोखा खाने के बाद पहली बार किसी लड़की की आंखों में सच्चाई दिखी। पतली लंबी गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी नीली आंखें, उसमें आंसू भरे भीगी आंखें उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। दुपट्टे से जब आंसू पोंछती तो उसके कान की बालियां उसके गालों को चूमती हैं। रोना बंद करो, पहले पूरी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये लोग जो मुझे यहाँ लेकर आए थे, मेरे पापा ने इन लोगों से पैसे लिए थे क्योंकि उन्हें शराब और जुए की लत लगी थी। हाँ, तो तुम्हें क्यों लेकर आए? तुम्हारे पापा को लेकर आना चाहिए था ना। मेरे पापा इस दुनिया में ही नहीं है। जिस सेठ से पैसे उठाए थे उसकी गंदी नीयत मुझ पर है, इसलिए लोग मुझे जबरन उठा कर ले जा रहे थे। आपने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू सो मच, कहकर वो लड़की जाने लगी। राघव अपनी गाड़ी की ओर मुड़ जाता है, फिर कुछ सोच समझकर पीछे मुड़कर उस लड़की को आवाज देता है, सुनो। मैं? हाँ तुम। क्या? मेरा एक काम करोगी? क्या काम? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो। मेरे पास आपकी मदद के लिए कुछ भी नहीं है, तुम खुद तो हो। वो लड़की सक पकाती हुई, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं क्या आपको कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ जो आपने मेरी मदद की तो मैं आपके लिए कुछ भी कर दूं? आप होंगे रईस, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ, समझे आप? राघव अपने माथे पर हाथ मारते हुए गोल घूमकर सामने आता है। ओ पागल लड़की, ज्यादा डर्टी माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ है, और मुझे पत्नी की। अगर तुम मेरी बात मान जाती हो तो तुम्हें ये गुंडे कभी परेशान नहीं कर सकते, और ना ही तुम्हें सेठ से डरने की जरूरत होगी। रेखा? हाँ दादी माँ, जरा मेरी बात सुन। जी दादी माँ, बोलिए। ये राघव मेरी बात मानेगा ना? कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा? अरे दादी माँ, आप चिंता क्यों करती है? राघव भैया ने आपसे वादा किया है तो वो जरूर पूरा करेंगे। एक तो तेरे कारण मेरी चोरी पकड़ी गई। अरे बड़ी मालकिन, आप चिंता ना करिए। राघव बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको कभी उदास नहीं देख सकते, इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए, कमल कहता है। सभी नौकर एकजुट होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। भगवान ऐसा ही करे, मेरे पोते को सद्बुद्धि दे। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें इसके बदले मोटी रकम देने को तैयार हूँ। लेकिन आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? आपको तो कोई भी मिल जाएगा। आप एक बिजनेस टाइकून, फिर देखने में भी अच्छे खासे हैं।
या फिर मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी करके आपको क्या मिलेगा? मुझे तुमसे कुछ दिनों के लिए शादी करनी है। कॉन्टैक्ट मैरिज। मतलब? वो लड़की हैरानी से। राघव अपनी दादी माँ की बीमारी और जिद के बारे में बताकर कहता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है उनकी खुशी के लिए। अगर तुम हाँ कहती हो तो उसके बदले मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकता कर दूंगा। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तब तो आप अपने पैसे वापस लेंगे ना? नहीं, इतनी बड़ी रकम आप मुझ पर ऐसे ही छोड़ देंगे? सॉरी, बट मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि शादी करना मेरे लिए खूबसूरत सपना है और मैं इस सपने का मजाक नहीं बना सकती हूँ। राघव के हाथ में निराशा लगती है। वो अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, कहते हुए अपना कार्ड उसके हाथ पर रख देता है। वो लड़की वहां से निकल जाती है और राघव अपने घर की ओर निकल जाता है। अब कैसी तबीयत है दादी माँ? दवाई ली है ना आपने? चल जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। लेकिन क्यों दादी माँ? अब मैंने क्या कर दिया? एक ही तो चीज मांगती हूँ तुझसे, वो भी तुझे दी नहीं जाती और पूछता है तबीयत कैसी है। अरे दादी माँ, आप चिंता छोड़ दो, जल्द ही इस घर में आपकी बहू आ जाएगी। तू सच बोल रहा है ना? हाँ दादी माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वादा रहा आपसे, राघव कश्यप का। इस घर में जल्द से जल्द ही आपकी बहू आने वाली है। दादी माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। राघव दादी को गले से लगाकर उनके माथे पर चुम्बन करते हुए, अले अले, मेरा बच्चा लोला है, बहू नहीं चाहिए मेरे बाबू को। दादी माँ आंसू पोंछकर मुस्कुराती हुई, हट बदमाश, अपनी ही दादी माँ को छेड़ता है। वहाँ खड़े सभी नौकर भी दादी माँ के साथ हंस देते हैं। राघव का फोन घनघना उठता है। वो फोन लेकर बाहर आते हुए, मैं बस 1 मिनट में आया। वैसे कुछ भी कहो दादी माँ, राघव भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। दादी माँ खुद से इतराती हुई, मैं हूं ही इतनी प्यारी, तभी तो वो मुझसे प्यार करता है। दादी की बात सुन रेखा हंसने लगती है। रेखा, चली जा यहाँ से, बहुत काम करना है। कल को घर में बहू आने वाली है, उसका स्वागत क्या रूखा रूखा करना है? तपाक से, दादी माँ आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे राघव भैया कल ही दुल्हन ले आएंगे। और नहीं तो क्या, 10-20 बरस लगाएगा मेरा पोता। जब देखो तब मेरे पोते को लेकर मेरी टांग खींचती रहती है। इधर। हेलो, कौन? मैं प्राची। कौन प्राची? आप राघव कश्यप जी बोल रहे हैं? मैं वही लड़की बोल रही हूँ जिसकी आपने आज रास्ते में हेल्प की थी। हाँ बोलो, मुझसे क्या काम है? सर, मुझे आपसे मिलना है। मुझसे क्या काम है? सर, मुझे आपकी डील मंजूर है, उसी सिलसिले में आपसे मिलना है। ठीक है, कल हम कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं, ठीक 5 बजे। मुझे लेट लतीफ़ बिल्कुल पसंद नहीं। सर, मैं 4 बजे ही पहुंच जाऊंगी। लगता है दादी माँ आपकी होने वाली बहू से बात कर रहे हैं राघव भैया, शरारती अंदाज में रेखा दादी माँ से कहती है। चुप कर पगली, अगर उसने सुन लिया तो तेरी खैर नहीं। राघव दोनों की बातें सुन लेता है। ये देख रेखा सकपका जाती है। माफ करना भैया, अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर भींचती हुई कहती है। बेटा तू इसकी बात का बुरा मत मानना, बच्ची है। रेखा की ओर देखकर, बच्ची ही तो है। रेखा अपनी नजर जमीन में गड़ाए खड़ी रहती है। मैंने भी तो यही कहा कि बच्ची ही तो है, इतनी शरारत करना तो बनता है। रेखा राघव की ओर देखने लगती है। राघव उसे देखकर मुस्कुरा देता है। रेखा हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से भाग जाती है। तूने तो डरा ही दिया था बेचारी को। प्राची 5 बजे से पहले ही कॉफी शॉप पर पहुंच जाती है। राघव तय समय पर पहुंच जाता है। वहां प्राची पहले से ही इंतजार कर रही थी। राघव अपना सन ग्लासेस उतारते हुए, हाँ बोलो, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? सर, मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन आपको आज ही रकम चुकता करने के लिए देनी होगी। कल तो बहुत एटीट्यूड दिखा कर गई थी, आज ही अपनी औकात पर आ गई। तुम लड़कियों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है ना? सर प्लीज़, आपको जो सोच रहे हैं मेरे बारे में सोच लीजिए।
लेकिन पैसे दे दीजिए प्लीज़, प्लीज़। एक बार मेरा कॉन्टैक्ट पेपर भी पढ़ लो, बाद में ये ना कहना कि मैंने कुछ भी बताया नहीं था। मुझे कुछ नहीं पढ़ना, बस मुझे पैसे दे दो प्लीज़ सर। मेरे कॉन्टैक्ट पेपर के हिसाब से तुम्हारा मेरी संपत्ति पर, मेरे घर परिवार बिजनेस पर कोई भी हक नहीं होगा, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मेरे घर में रह सकती हो। अगर मंजूर हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना, वरना और भी लड़कियां हैं इस डील के लिए, क्योंकि लड़कियां सिर्फ पैसों पर ही मरती हैं। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, कहते हुए उसकी आंखें छलकाती हैं। ठीक है, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नहीं सर, मुझे आज और अभी पैसे चाहिए। कल तुम मुझसे पहले शादी करोगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं है पैसों के मामले में। आज के लिए आप मुझे अपने पास गिरवी रख लो सर, लेकिन मुझे पैसे दे दो प्लीज़, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। राघव नाराज़गी जाहिर करते हुए, तुमने क्या मुझे राह चलता वो लड़का समझ रखा है जिसकी लड़कियां कमज़ोरी हों, और इसके चलते मैं तुम्हें अपने पास गिरवी रख लूं? सर प्लीज़, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये पैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे इन पैसों से किसी अपने की ज़िंदगी बचानी है। राघव ये सुनते ही चौंक कर, क्या? किसकी ज़िंदगी बचानी है? सर, कल आपने मुझे रास्ते में से तो बचा लिया, लेकिन मैं घर अपने भाई बहन को नहीं बचा पाई। मतलब? किससे नहीं बचा पाई? वो गुंडे कल मेरे घर आकर मेरे दोनों छोटे भाई बहनों को उठा कर ले गए। अगर आज रात मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मेरे दोनों भाई बहनों को जान से मार देंगे। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम रो मत प्लीज़, ये बताओ कितने पैसे चाहिए? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। राघव चौंकते हुए, 10 लाख का कर्ज है तुम पर चुकाने के लिए? नहीं सर, 12 लाख का कर्ज है। फिर 2 लाख का क्या? सर, 2 लाख हैं मेरे पास, मुझे सिर्फ 10 लाख चाहिए। राघव अपने मन में सोचते हुए, चाहती तो लड़की मुझसे ज़्यादा पैसे भी ऐंठ सकती थी, लेकिन इसने अपनी ज़रूरत के पैसे ही मांगे हैं। हो सकता है लड़की सही हो। सर, कहाँ खो गए आप? अगर पैसे हों तो दे, क्योंकि वक्त मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है। तुम मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो, अगर डील कैंसिल कर दी तो तुम क्या करोगी? सर, मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगी, लेकिन अपने भाई बहन का बाल विवाह का नहीं होने दूंगी। उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अपनी आंखों को बड़ा करती हुई वो कहती है। इस बात से राघव काफ़ी प्रभावित हो जाता है और अपने सनग्लासेस उठाकर पहन लेता है। मुझे अपने घर का पता दे दो, मैं 1 घंटे में पैसे भिजवा दूंगा। अगर उसके बाद भी आदमी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान करें तो उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होगा। ये राघव कश्यप का वादा रहा तुमसे। कल शाम 4 बजे मंदिर पहुंच जाना अपनी फैमिली के साथ। मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, क्योंकि कल के कल ही हमारी शादी है। प्राची हाँ में सिर हिला देती है। राघव वहाँ से चला जाता है। राघव अपनी दादी माँ से कल दोपहर को अच्छी तरह से तैयार हो जाना और फिर पहाड़ी वाले मंदिर में आ जाना सब लोगों के साथ में। लेकिन क्यों बेटा? रेखा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। लाती हूँ भैया। रेखा पानी लेकर आ जाती है। रेखा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। जी भैया, बोलिए। हो जाएगा। कल तुम दादी माँ और नौकरों के साथ पहाड़ी वाले हनुमान मंदिर पहुंच जाना। कल मेरी शादी है। दादी और रेखा दोनों एक साथ। क्या? हाँ दादी माँ, आप चौंकिए मत। कल आपके पोते की शादी है। आपकी बहू आपके घर आने वाली है। लेकिन बेटा इतनी जल्दी कैसे होगा सब? हल्दी, मेहंदी, संगीत, फिर रिश्ते नातेदारों को भी तो पूछना है। इतनी जल्दी कैसे होगा? हाँ भैया, दादी माँ ठीक कह रही हैं। शादी ब्याह रोज रोज थोड़े ही होता है। सबको बुलाएंगे तभी अच्छा लगेगा। राघव रेखा की ओर देखने लगता है। तभी रेखा नजरें नीची करके, माफ करना भैया, वो मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे मेरी शादी में सिर्फ मेरे अपने चाहिए, जो आप सब लोग हो। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? मैं अपने पोते की शादी अपनी पसंद की लड़की से धूमधाम से करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब
अब दादी माँ, डिसाइड आपको करना है कि बहू घर लाना है या फिर रिश्तेदारों को बुलाना है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। भैया, आप बुरा मत मानना, लेकिन सब कुछ फीका फीका नहीं लगेगा। जब धूमधाम नहीं होगी, करेंगे ना धूमधाम से शादी। लो दादी माँ, भैया मान गए। आप खामखा चिंता कर रही थी। सच बोल रहा है ना? हाँ, अपनी रेखा की शादी में सब कुछ अच्छे से करेंगे। सभी रिश्ते नातेदारों को बुलाना, खूब मनमर्जी की धूमधाम करना अपनी शादी में। अपनी शादी की बात सुन रेखा शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन राघव अपनी दादी माँ और नौकरों की टोली के साथ मंदिर पहुंच जाता है। उधर से प्राची अपनी भाई बहन और मम्मी के साथ पहुंच जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। माँ जी, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहती थी, लेकिन प्राची ने मना कर दिया। उसे आज ही शादी करनी थी। बुलाना तो मैं भी चाहती थी बेटा, पर बच्चों के आगे हम बड़ों की एक न चलेगी। भगवान जी के सामने पंडित जी के द्वारा दोनों परिवारों की सहमति से राघव और प्राची का विवाह संपन्न हो गया। प्राची के घर वाले उसकी विदाई करके मंदिर से चले जाते हैं। राघव सबके साथ प्राची को लेकर घर आ जाता है। जब प्राची का गृह प्रवेश करवाया गया तो वो कश्यप मेंशन देखती ही रह गई। एक राजभवन जैसा भव्य बंगला, जिसमें उसने आज तक नहीं देखा था। ऐसे क्या देख रहे हो घर को? यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हो, इसलिए ज्यादा सपने मत सजोने लगना, धीरे से राघव ने प्राची के कान में कहा। प्राची कुछ ना बोलकर चुप खड़ी रही। आओ बेटा, कलश को दाहिने पैर से गिराकर आलता की थाली में पैर रखकर अपने पैरों की छाप छोड़ती हुई घर में प्रवेश करो, दादी माँ ने कहा। प्राची वैसे ही प्रवेश करती है जैसे दादी माँ कहती है। दादी, आप बहुत थक चुकी हैं, अब आपको आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़े मेरे दुश्मन की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आराम करने की तुम दोनों को जरूरत है, मुझे नहीं। जाओ बेटा, कमरे में आराम करो जाकर, तुम थक गई होगी। रेखा, जा बहू को उसके कमरे में छोड़ कर आ। पर दादी माँ, छोटी मालकिन का कौन सा कमरा दूं? अरे बुद्धू, इसे राघव के कमरे में छोड़ कर आ। पर मेरे कमरे में क्यों दादी? घर में और भी तो बहुत सारे कमरे हैं। तू अभी तक गई नहीं? जी दादी माँ, जा रही हूँ। आइए छोटी मालकिन, कहकर रेखा प्राची को लेकर चली जाती है। देख बेटा, अब बहू का तेरी हर चीज पर बराबर का हक है, इसलिए तू उसे उसके हक से वंचित नहीं रख सकता। पूरा कमरा फूलों से सजा होता है। एक सुगंधित भीनी भीनी सी खुशबू पूरे कमरे को महका रही होती है। आइए छोटी मालकिन, ये आपका कमरा है, आप यहाँ आराम करिए। मैं चलती हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगाना। मेरा नाम रेखा है। वो वहीं बेड पर सिमट कर बैठ जाती है। जब राघव अपने कमरे में आता है तो उसे बड़ी झिझक होती है अपने ही कमरे में आने की। राघव को देख प्राची बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। राघव अलमारी से कपड़े लेकर चेंज रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद चेंज करके आ जाता है। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? जाओ फटाफट तुम भी चेंज करके आ जाओ। प्राची भी चेंज करके आ जाती है। एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए अलग कमरे का अरेंजमेंट कर देता, लेकिन दादी ने साफ मना कर दिया। सर, आप बेड पर सो जाइए, सोफे पर मैं सो जाती हूँ। वैसे भी मुझे इतने आरामदायक बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम कहाँ लेटोगी, कहाँ नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ सोना है। कहते हुए तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला जाता है। अगले दिन प्राची जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। खटपट से राघव की आंखें खुल जाती हैं। इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुमसे किसने कहा ऑफिस जाने के लिए? सर, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कमाऊंगी क्या? अपने घर वालों को खिलाऊंगी क्या? मुझे इस सब से मतलब नहीं है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन सर, आप मुझे मेरे काम पर जाने से नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें इस घर से निकलने पर भी रोक सकता हूँ। क्यों? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा? इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। सर, अगर मैं नहीं गई तो मैं काम से निकाल दी जाऊंगी। फिर मुझे नौकरी कौन देगा?
तुम्हारी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। तुम्हें घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राची कमरे से बाहर आ जाती है। चलो रसोई में देखती हूँ कि क्या काम करना है। अरे बहू रानी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? काका कहते हैं। मैं आपकी कुछ मदद करूँ? अरे नहीं, हम सब कर लेंगे बहू रानी, कहते हुए चाय छानने लगते हैं। ये चाय किसके लिए है? बड़ी मालकिन के लिए। अच्छा, लाओ मैं ले जाती हूँ। वैसे भी मैं दादी माँ के पास ही जा रही हूँ। आज बहुत देर कर दी चाय लाने में। प्राची चाय नीचे रखकर दादी माँ के पैर छूती है। अरे बेटा, तुम? मुझे लगा कमल है। कोई बात नहीं दादी माँ, अब से आपके लिए चाय मैं ही लाऊंगी। आप अपनी दवाइयाँ बताइए कहाँ पर हैं, वो भी दे दूँ आपको। कुछ देर बाद राघव मिलता है दादी से। अब तो दवाई टाइम पर ले रही हो ना दादी माँ? हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले बहू देकर गई है। कुछ भी कहो बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू मेरा पोता है। वो कैसे दादी? हीरा चुनकर लाया है मेरी बहू के रूप में। ये हीरे की चमक कुछ ही दिनों के लिए है इस घर में दादी माँ। राघव मन ही मन सोचता है। क्या सोचने लगा बेटा? कुछ नहीं दादी माँ, आखिर पोता किसका हूँ? दोनों ही एक साथ हंस देते हैं। प्राची दिन रात दादी माँ की सेवा में लगी रहती है। कभी उन्हें बाहर गार्डन में घुमाने ले जाती तो कभी उनके लिए सुंदरकांड का पाठ सुनाती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दादी माँ की तबीयत में काफ़ी इजाफा हुआ। ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? सर, मैंने अब क्या किया? ये दादी माँ के आगे पीछे क्यों घूमते रहती हो? मैं तुम्हें अपने घर में रखने वाला नहीं हूँ, इसलिए ये सब करना बंद कर दो। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद ये ड्रामा आपको नहीं देखना पड़ेगा सर। कहीं ना कहीं राघव के मन में प्राची के लिए फीलिंग्स जाग चुकी थी। इसलिए उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि औरतों के प्रति उसकी सोच बदल कैसे सकती है। दिन बीतते गए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर का समय लगभग पूरा होने वाला था। बेटा, आज तुम दोनों को एक पार्टी में जाना है। कहाँ? सिंघानिया की यहाँ पार्टी है। तुम दोनों को जाना है। मैं नहीं लेकर जाने वाला इसे। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। प्राची बेटा, आज शाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। सबको पता चले कि ये कश्यप मेंसन की बहू है। शाम के लिए प्राची तैयार हो जाती है। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर वह बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसे राघव देखता ही रह जाता है। राघव भी तैयार होकर आता है। दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। दादी दोनों की बलाइयाँ लेती है। बहू रानी, तनक 1 मिनट रुको, काका कहते हैं और रसोई से कुछ लेने चले जाते हैं। वो रसोई से कुछ नज़र उतारने का सामान लाते हैं और दोनों की नज़र उतारने लगते हैं। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ऐसा लगता है भैया और भाभी दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है ना दादी माँ? रेखा कहती है। अब तुम लोगों को निकलना चाहिए। और हाँ बेटा, बहू का ख्याल रखना, दादी माँ ने कहा। हम्म कहकर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही पार्टी में पहुंचकर पार्टी की शान बढ़ाते हैं। वहाँ सभी लोग डांस करने के लिए दोनों को रिक्वेस्ट करते हैं। सॉरी सर, मुझे डांस नहीं आता और ना ही आज तक मैं किसी पार्टी में आई हूँ। प्लीज़ आप किसी और पार्टनर के साथ डांस कर लें। डांस के लिए दोनों का नाम अनाउंस हो जाता है। सर प्लीज़, नहीं होगा मुझसे। राघव अपना हाथ बढ़ाते हुए, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। इतने करीब कि एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हैं। करीबी के कारण दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराने को मजबूर थे। डांस खत्म होते ही जैसे राघव प्राची से अलग होना चाहता है, वैसे ही प्राची उसको कसकर पकड़ती हुई। सर प्लीज़ हाथ मत हटाओ। क्यों, क्या हुआ? सर पीछे से मेरी ड्रेस खुल गई है, शायद हुक खुल गया। अगर आप हाथ हटा लेंगे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज़ सर, अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है। राघव को उसे देखकर गुस्सा भी आता है और प्यार भी। तुम पागल हो क्या? ऐसी ड्रेस पहनती क्यों हो जो खुलने का रिस्क हो? सर आप जितना डांटना चाहे डांट लो, लेकिन हाथ मत हटाना प्लीज़। मेरी साड़ी भी नेट की है। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ जो ऐसी सिचुएशन में छोड़ दूंगा? मेरे साथ धीरे धीरे साइड में चलो, मैं कुछ करता हूँ, टेंशन मत लो। क्या हुआ राघव, कोई टेंशन है क्या?
नहीं, क्यों? डांस कब का खत्म हो गया? तू अभी भी भाभी से चिपका हुआ है? मेरी बीवी है ही इतनी सुंदर कि मुझे उसके करीब रहने के लिए बहाने चाहिए होते हैं, और आज जब मौका मिला है तो क्यों जाने दूँ, कहते हुए और अपने करीब कर लेता है। वहाँ खड़े सभी लोग हँसने लगते हैं। राघव प्राची के कान में बुदबुदाकर, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। हुँ? वो मौका देखते ही प्राची को वॉशरूम में लेकर चला जाता है। तुम फटाफट से ठीक कर लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्राची शीशे में अपनी बैक साइड देखती है और हुक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हुक टूट कर गिर जाता है। वो सेफ्टी पिन लगाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी पीठ पर चुभ जाती है। कितनी देर लगाओगी? जल्दी कर लो। सर, 1 मिनट आप अंदर आ सकते हैं? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज़ सर। हाँ, बोलो। ये सेफ्टी पिन लगा दो सर, मुझसे लग नहीं रहा है। राघव नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए, कैसे लगता है? मुझे नहीं आता है लगाना। प्राची अपनी साड़ी पर लगाकर राघव को दिखाती है। लाओ, कोशिश करता हूँ। प्राची पीठ करके खड़ी हो जाती है। उसकी खुली पीठ देखकर राघव झिझक सा जाता है। सेफ्टी पिन लगाते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी उंगलियों की छूंद से प्राची सिसक उठती है। देखो, मैंने लगा दिया है, अगर ये खुल जाए तो हैंडल कर लेना। एक काम करो, तुम मेरी जैकेट पहन लो, इससे तुम कंफर्ट फील करोगी। राघव प्राची दोनों पार्टी से बाहर आते हैं। थैंक यू सर, आज आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। गाड़ी में बैठो, फिर बात करना। गाड़ी में बैठते ही थैंक यू सो मच इतना ही बोल पाई थी कि राघव जोर से चिल्लाते हुए, इतने सस्ते और डाउन मार्केट कपड़े पहनकर दोबारा घर से बाहर मत निकलना। जब तक मेरे घर में हो तब तक तो अपने घर के डाउन मार्केट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। राघव की बात से प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ ना बोलकर चुप रही। प्राची की गलती के लिए राघव उसे रास्ते भर सुनाता रहा, लेकिन प्राची ने अपनी सफाई में उससे एक शब्द भी नहीं कहा। अब कुछ बोलोगी? सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। तुम ठीक तो हो? दादी माँ ने पूछा। हाँ दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तूने इसकी जैकेट क्यों पहनी है? वो दादी माँ, इसे एसी की आदत नहीं है, इसलिए इसे ठंड लग रही थी तो मैंने इसे दे दी। क्या बेटा, तूने इसकी साड़ी की पूरी खूबसूरती ही खराब कर दी। कितने प्यार से लेकर आई थी मैं इसके लिए। आप लेकर आई थी दादी माँ? और नहीं तो क्या, तू लेकर आया था। क्यों, इसमें भी कोई दिक्कत थी तुझे? अरे नहीं दादी माँ, वहाँ सब इसकी साड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। प्राची कमरे में जाकर चेंज करके लेट जाती है। राघव भी खुद की बातों से बहुत शर्मिंदा होता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कमरे में जाने की। अब तू यहीं खड़ा रहेगा या सोने के लिए भी जाएगा? जा रहा हूँ दादी माँ, अब डांटिए मत, वैसे भी मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं तो तुझे तेरे बच्चों के सामने भी डांटूंगी, क्योंकि तू कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। राघव कमरे में जाकर चेंज करके लेट जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो प्राची को आवाज़ देते हुए, सो गई क्या? नहीं सर, कोई काम था? सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके सर, तुम्हें बताना चाहिए था कि वो कपड़े तुम्हें दादी माँ ने गिफ्ट किए हैं। इससे क्या होता सर, जो गुस्सा आपने मुझ पर निकाला है वो दादी माँ पर निकल जाता। वैसे भी जाते वक्त मैं आप लोगों में दरार नहीं डालना चाहती हूँ। मतलब, जाते वक्त? सर, 1 हफ्ते बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। तुम चली जाओगी? हाँ सर, आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, लेकिन मेरी शादी करना सच में मजबूरी थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, लड़कियां पैसों की भूखी होती है, और आपने मेरा पहले ही पेट भर दिया, इसलिए आपकी डांट का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे क्या झूठ बोलकर शादी की? यही कि आपकी दादी माँ को कैंसर है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? डॉक्टर ने मुझे यही बताया था। फिर दादी माँ की इच्छा थी अपनी बहू देखने की, इसलिए तुमसे शादी की। आपकी दादी माँ को बढ़ती उम्र की बीमारियों ने घेर लिया है। अब आपने नोटिस किया होगा कि वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। शायद आपकी शादी की चाहत ने उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया होगा। सॉरी, मैं तुमसे बहुत बुरे तरीके से पेश आया।
इट्स ओके सर, आप सो जाइए, वैसे भी बहुत रात हो गई है। हफ्ते के आखिरी दिन प्राची अपना बैग पैक करके कमरे से बाहर आती है। कहाँ जा रहे हो बेटा? ये सामान लेकर? दादी माँ, मैं अपने इतना ही बोल पाई थी कि राघव बीच में बोल पड़ता है। दादी माँ, शादी को इतना वक्त हो गया है, हम लोग कहीं गए नहीं हैं, तो अपने हनीमून के लिए घूमने की तैयारी कर रहे थे। सॉरी दादी माँ, आपको बताए बगैर ही प्लान बना लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तूने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। मतलब दादी माँ? दादी हूँ तेरी, तेरे बाप की माँ। तुम लोग कमरे में अलग अलग रहते हो, पता है मुझे भी। प्राची, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादी माँ, मैं 1 मिनट में आया। सर आप मेरा यकीन करिए, मैंने दादी माँ को कुछ नहीं कहा। राघव अलमारी से कॉन्टैक्ट पेपर निकाल कर फाड़ देता है। तुम इन पेपर की वजह से घर छोड़कर जा रही थी ना? अब मैंने वही फाड़ दी। अब तुम मेरी पत्नी हो और इस सच को तुम झुठला नहीं सकती हो। सर आपको तो लड़कियों से नफरत है ना? अब न मोहब्बत हो गई है, वो भी तुमसे। मुझे कॉलेज के दिनों में एक लड़की से प्यार हो गया था। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। इसलिए मुझे लड़की जात से नफरत हो गई थी। तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं टूट जाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको लगता कि मैं आपसे नहीं, आपकी दौलत से प्यार करती हूँ। राघव प्राची को गले से लगा लेता है। दादी माँ राघव को आवाज़ लगाती है, बेटा मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। एक बात मैंने भी छुपाई है तुझसे। राघव प्राची एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। क्या हुआ? हमें पता है दादी माँ, प्राची ने मुझे बता दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी वजह से मुझे प्राची मिली। अगर आप जिद ना करती तो शायद मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलता। रात को जब राघव कमरे में जाता है, तभी प्राची सोने का नाटक करने लगती है। राघव सोफे से तकिया उठाकर बेड पर डाल देता है। अब जब हम दोनों एक हो गए हैं तो बेचारे सोफे को क्यों तकलीफ दी जाए? हम्म। राघव की बात सुन प्राची को हंसी आ जाती है। थोड़ी हंसी खुशी के बाद कमरे में गहरी सांसों की आवाज़ें गूंजने लगती है। राघव और प्राची हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी छोटी सी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर लीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।